हेलो स्टूडेंट, हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना क्लास रासायनिक समीकरण, है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन समझेंगे इस चीज को आप लोग। केमिकल रिएक्शन क्या है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार ध्यान से समझेंगे। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब हम अभिक्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन की जब अभिक्रिया कराते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अलग अलग पदार्थ मिल करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे देखते हम लोग, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है, H2O, है ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं। जब हम लोग मैग्नीशियम के फीते को, मैग्नीशियम Mg को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। तो हम देख रहे हैं कि दो या दो कोई पदार्थ अकेले भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखते हैं हम लोग CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, इसके लिए हम लोग डेल्टा साइन यूज कर रहे हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो हम देख रहे हैं जब कोई पदार्थ अकेले हो, नीचे वाला देखिए अकेला है ना, कैल्शियम कार्बोनेट अकेले हो या दो से ज्यादा हो, तो अभिक्रिया करके एक या एक से ज्यादा पदार्थों के, नए पदार्थों का निर्माण करता है। तो इसे हम कहते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना। अब देखते हैं हम लोग अभिकारक को समझते हैं। अभिकारक 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 को कहते हैं हम लोग रिएक्टेंट। रिएक्टेंट तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जो पदार्थ जो पदार्थ जो पदार्थ रासायनिक
अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। समझेंगे? जैसे हम लोग ऊपर देखे थे एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था, MgO। तो यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपका अभिकारक है, क्योंकि यही दोनों पदार्थ जो है अभिक्रिया में भाग ले रहा है ना। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा वो अभिकारक होगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फिर इसको जो अगर हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका अभिकारक है ना। तो अभिकारक एक पदार्थ भी हो सकता है, अभिकारक एक पदार्थ भी हो सकता है और एक से ज्यादा पदार्थ भी हो सकता है। बस हमें यह देखना है कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो हमारा अभिकारक होगा, और जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो क्या होगा? अभिकारक होगा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रतिफल किसे कहते हैं। प्रतिफल, प्रतिफल, प्रतिफल को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट हिंदी में एक दूसरा नाम भी है, उत्पाद। चलिए इसको समझते हैं हम लोग, प्रतिफल या उत्पाद क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल कहते हैं। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है नया पदार्थ, उसे ही हम प्रतिफल कहते हैं। ऊपर के एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, या हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl। तो सोडियम क्लोराइड हमारा एक नया पदार्थ बन रहा है सोडियम और क्लोरीन के मिलने से। तो सोडियम क्लोराइड हमारा प्रतिफल होगा, है ना। सोडियम क्लोराइड क्या होगा? हमारा प्रतिफल होगा। इस तरह से और भी सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा था तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा था, HCl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड भी हमारा क्या होगा? प्रतिफल होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड भी क्या होगा? हमारा प्रतिफल होगा। तो आप लोग जो है अभिकारक और प्रतिफल समझ चुके हैं। फिर और हम लोग आगे देखते हैं आप कुछ रासायनिक अभिक्रिया के गुण। रासायनिक, बच्चा सवाल पूछा उसका आंसर दे दीजिए। आगे बढ़ने से पहले अभिरंजन का हम सवाल लेते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं अभिरंजन का एक सवाल है, उसको समझते हैं। हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। जो सही है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हीं को रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट का मतलब ही होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, यानी उसको हिंदी में कहेंगे अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के गुण, कोई सवाल है तो बेझिझक। एक और चीज आप लोग ध्यान देंगे, अगर किसी को और कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, उनके भी सवाल का जवाब
दिया जाएगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग के कमेंट का आंसर दिया जाएगा। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं यानी कि हम लोग गुण को देखते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए देखते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति, इसको समझेंगे हम लोग। तो जस्ता को सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल से जब अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट, जिंक जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। हाइड्रोजन गैस बनता है ना। जस्ता का अभिक्रिया जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ गैस की उत्पत्ति हो रही है। किसकी उत्पत्ति हो रही है? गैस की उत्पत्ति। जस्ता के लिए संकेत हम लोग लिखते हैं Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए लिखते हैं हम लोग संकेत H2SO4। और ये जो हमारा प्रतिफल जो बन रहा है जिंक सल्फेट, इसके लिए हो जाएगा ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस को लिखेंगे हम लोग H2। और यहाँ पे हम लोग एक तीर का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि गैस अक्सर क्या होता है? हल्का होता है। तो जब हम लोग जिंक का अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो आपका जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और एक एग्जांपल देखते हैं, आयरन। आयरन प्लस, आयरन को भाप से अभिक्रिया कराते हैं। किससे? भाप से। मतलब लोहे को जब हम लोग भाप से अभिक्रिया कराते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनता है। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए आयरन के लिए हमें पता है कि हम लोग लिखते हैं Fe, आयरन लोहे के लिए। और भाप के लिए क्या लिखे? तो भाप किससे बना होता है? तो जल से बना होता है। तो जिसके लिए लिख देंगे जल, H2O का फॉर्मूला। और ये दोनों को जब अभिक्रिया कराते हैं तो आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe3O4, आयरन ऑक्साइड का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, है ना। तो इसका निर्माण होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जब कोई रिएक्शन हो रहा है तो गैस की उत्पत्ति हो रही है, हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हो रही है। हाइड्रोजन गैस के अलावा और दूसरे गैस की भी उत्पत्ति होती है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं 2 नंबर में। सबसे पहला है 2 नंबर में हम लोग ध्यान देंगे रंग में परिवर्तन। पहला देखे थे हम लोग गैस की उत्पत्ति प्रॉपर्टीज में, अब दूसरा देखेंगे रंग में परिवर्तन। देखते हम लोग रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन यानी कि चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रंग में भी परिवर्तन होता है, पदार्थों के रंग में परिवर्तन होता है। देखिए कैसे, जैसे हम लोग Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4 इसको पढ़ते हम लोग कॉपर सल्फेट। Fe प्लस CuSO4 का जब अभिक्रिया कराते हैं तो FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर का निर्माण होता है।
देखिए इसका लिख देते हैं, Fe का मतलब क्या होता है, आयरन, आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसका लिख लेंगे हिंदी, कॉपर सल्फेट। और ये अभिक्रिया करके FeSO4, इसको पढ़ते हैं हम लोग आयरन सल्फेट। क्या पढ़ते हैं इसको, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, Cu को पढ़ते हैं हम लोग कॉपर, है ना। तो इसका निर्माण होता है। अब देखिए कैसे रंग में कैसे परिवर्तन होता है। तो यहाँ जो कॉपर सल्फेट हम लोग देख रहे हैं, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट ये हमारा नीला रंग का होता है। किस रंग का होता है, नीले रंग का होता है। और जब अभिक्रिया होती है, ये नीला रंग का है ना, कॉपर सल्फेट। और जो आयरन सल्फेट बनता है हमारा, वो हरे रंग का होता है। ये किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है ना। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट से जब अभिक्रिया कराते हैं आयरन को, तो वो हरा रंग का आयरन सल्फेट का निर्माण कर रहा है ना। और एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फिर हम लोग लेते हैं एक और, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। कॉपर की अभिक्रिया किससे कराते हैं हम लोग, ऑक्सीजन से कराते हैं। कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड, है ना, का निर्माण होता है। और ये हमारा जो कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या होता है, काला रंग का होता है। और यहाँ पे जो ये कॉपर है हमारा, ये भूरा रंग का होता है। किस रंग का होता है, भूरा। तो देखिए भूरा रंग से काला रंग में परिवर्तन हो जा रहा है ना। तो जब कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, कॉपर ऑक्साइड का। और कॉपर भूरे रंग का होता है, और कॉपर ऑक्साइड आपका किस रंग का होता है, काले रंग का होता है। तो इस तरह से कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ हम देख रहे थे कि रंग में परिवर्तन हो रहा था। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन होता है। और अब हम लोग आगे और देखते हैं, तीसरा हम लोग देख रहे हैं अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। आगे बढ़ने से पहले आरिफ राजा का क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले हम आरिफ राजा के एक क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं सर हाइड्रोजन गैस का क्या हाइड्रोजन के अलावा और किसी और का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, हाइड्रोजन गैस के अलावा भी अन्य गैसों का प्रोडक्शन होता है गैस की उत्पत्ति में। और इस पे ये बात निर्भर करता है कि आपस में हम लोग किस चीज का रिएक्शन करा रहे हैं। तो जो हम लोग एग्जांपल लिए थे उसमें हाइड्रोजन था, और दूसरा एग्जांपल लिया जा सकता है जिसमें दूसरे नए पदार्थ का निर्माण हो। हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन गैस का भी निर्माण हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी निर्माण हो सकता है ना। चलिए हम लोग तीसरे को देखते हैं, तीसरे को थोड़ा समझते हैं। अवस्था में परिवर्तन यानी कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट मतलब अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट अवस्था में परिवर्तन। तो देखेंगे अवस्था में परिवर्तन, H2 हाइड्रोजन हमें पता है कि ये गैसीय स्वरूप में रहता है, प्लस O2 ऑक्सीजन, ये भी जानते हैं कि ये भी गैसीय स्वरूप में रहता है। इसके लिए हम लोग G लिख रहे हैं। गैस के लिए क्या लिख रहे हैं, G संकेत, अंग्रेजी में गैस के लिए G संकेत हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। और ये दोनों अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण होता है, और ये जल किस रूप में होता है, तरल रूप में होता है ना।
तो ये हमारा था हाइड्रोजन, यह था हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रहा है? जल का, है ना। तो देख रहा है हाइड्रोजन गैसीय रूप में है, ऑक्सीजन गैसीय रूप में है, और ये दोनों के निर्माण से जो जल बन रहा है वो द्रव रूप में है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। कार्बन का अभिक्रिया कराते हैं हम लोग ऑक्सीजन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2। अब पूछेंगे सर कार्बन किस रूप में रहता है? सॉलिड रूप में, है ना, सॉलिड फॉर्म में होता है, ये ठोस रूप में होता है। और ऑक्सीजन गैसीय रूप में होता है, मतलब कि गैस के ही रूप में रहता है ये ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है? गैस ही होता है। हाँ साबिर, आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर रासायनिक अभिक्रिया में किसी दूसरे गैस का निर्माण हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए कार्बन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरा गैस का निर्माण हो रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? एक गैस ही है ना। और यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बन ठोस अवस्था में होता है, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा वो गैसीय अवस्था में है। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है गैस का निर्माण में, है ना। हाइड्रोजन गैस के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया में। और एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, जब पोटेशियम के कौन लोग पढ़ते हैं? पोटेशियम, पोटेशियम, उसके बाद पोटेशियम का अभिक्रिया करा रहे हैं हम लोग H2O, यानी किससे? जल से। तो क्या बनेगा, है ना, प्रतिफल हमारा होगा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2 गैस, फिर यहाँ H2 गैस बन गया, है ना। तो ये जो होगा, हम लोग अवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो पोटेशियम भी ठोस अवस्था में होता है, जल किस अवस्था में होता है? तरल अवस्था में होता है, लिक्विड L लिखेंगे। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको लिखते हैं पहले पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और ये हमारा हो गया हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये तो हमारा द्रव अवस्था में है, लिक्विड। और ये पोटेशियम किस अवस्था में है? पोटेशियम जो हम लोग देख रहे हैं ये हमारा है ठोस अवस्था में। लेकिन जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है उसका अवस्था होता है एक्वस, जलीय अवस्था होता है, AQ लिखते हैं उसके लिए। और फिर यहाँ जी हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो एक चीज हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग देख लेते हैं एक मिनट, कि जो गैस है, गैस के लिए G सिंबल यूज कर रहे हैं, हिंदी में भी इसको हम लोग गैस कहते हैं, है ना। सॉलिड, सॉलिड के लिए हम लोग S यूज कर रहे हैं, और इसको हिंदी में हम लोग ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं लिक्विड, लिक्विड, और लिक्विड के लिए हम लोग L लिख रहे हैं, L, है ना। लिक्विड के लिए क्या लिख रहे हैं? L लिख रहे हैं। और इसके लिए हम लोग हिंदी में कहेंगे द्रव। और एक्वस, एक्वस के लिए हम लोग लिख रहे हैं AQ, मतलब जब जलीय हो तो कोई ऐसा विलयन हो जो जल से बना हो, उसके लिए लिखते हैं एक्वस, AQ। इसको लिख लीजिए जलीय। अब और आगे हम लोग देख रहे हैं, उससे पहले जो है एक स्टूडेंट है उनका हम सवाल देखते हैं, सुमन यादव। हाउ टू बैलेंस, बैलेंस आपको आगे पढ़ाया जाएगा, तो हम लोग बताएंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं।
अभी हम लोग को बस ये देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से गुण हैं। पहले हम लोग गुण को समझ लेते हैं, उसके बाद तब हम लोग जो है बैलेंस करना भी सीखेंगे। अब हम लोग का जो चौथा टॉपिक है वो है हमारा ताप में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन देख चुके हम लोग। अब हमारा चौथा टॉपिक होगा जो बताएगा ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। तो ताप में परिवर्तन जो है दो तरह से हो सकता है, या तो तापमान बढ़ेगा या तो तापमान घटेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि कब तापमान बढ़ रहा है, कब तापमान घट रहा है। हम एग्जांपल से इसको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक पदार्थ लेते हैं CH4। इसको पढ़ते हम लोग हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस कहते हैं, CH4 प्राकृतिक गैस कहते हैं। अगर इसका रासायनिक नाम देखिएगा तो ये होता है मेथेन। क्या होता है? मेथेन। इसका रासायनिक नाम है आपका मेथेन, CH4, जिसको प्राकृतिक गैस भी कहते हैं हम लोग। तो मेथेन का जब अभिक्रिया कराते हैं हम लोग किसी से, ऑक्सीजन से, यानी प्राकृतिक गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? तो हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल H2 प्लस। आप जानते हैं कि जब हम लोग प्राकृतिक गैस को जलाएंगे तो किसी पदार्थ को जलाने के बाद हमें ऊष्मा भी प्राप्त होता है ना? ऊष्मा भी प्राप्त होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हम लोग मेथेन को जलाते हैं तो जलाने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। तो जब हम लोग मेथेन को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जल और ऊष्मा उत्पन्न होता है ना? तो इस अभिक्रिया में हम लोग देख क्या रहे हैं कि ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है ना? तो ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है तो तापमान बढ़ेगा। जब भी ऊष्मा उत्पन्न होगा तो तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। तो देखिए तापमान जब बढ़ता है तो इसमें हम लोग एक नोट लिख लेते हैं। यहाँ पे नोट लिखिएगा आप लोग। नोट क्या होगा? तो हम कहेंगे वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के निर्माण के साथ, प्रतिफल के निर्माण के साथ साथ प्रतिफल के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान देंगे, अभिकारक के साथ यानी कि सॉरी प्रतिफल के साथ। जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है मेथेन, तो मेथेन का अभिक्रिया करा रहे हैं ऑक्सीजन से, यानी मेथेन गैस को यानी कि प्राकृतिक गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। तो जब भी ऊष्मा उत्पन्न होगा तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, है ना? यानी कि कह सकते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का इंग्लिश क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आगे हम लोग जो है एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। एग्जाम्पल को हम लोग समझ रहे हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? भोजन में कार्बोहाइड्रेट, भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, सभी लोग जानते हैं। और इसके टूटने से ग्लूकोज बनता है, और इसके टूटने से ग्लूकोज ग्लूकोज बनता है। जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे भोजन में, टूट के किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज हमारे कोशिका में उपस्थित, लिखेंगे, और ग्लूकोज हमारे कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है। इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। अभी रंजन का सवाल है कि ग्लूकोज को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्लूकोज को हिंदी में सरल शर्करा कहते हैं। अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ग्लूकोज को हिंदी में हम लोग जो है शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? शर्करा, है ना, या सरल शर्करा कह सकते हैं। अभिरंजन, आपके सवाल का ये जवाब है, ग्लूकोज को हिंदी में शर्करा कहते हैं, है ना। साबिर का क्या सवाल है? कार्बोहाइड्रेट हम लोग कार्बोहाइड्रेट को इस तरह समझ सकते हैं कि जो भोजन हम लोग करते हैं, तो भोजन में जैसे रोटी चावल जो भी करते हैं, तो उसमें जो अधिकतम मात्रा में जो पदार्थ उपस्थित है, वो एक पोषक तत्व तो क्या है? हमारा कार्बोहाइड्रेट है ना। तो इस एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं, समझते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन क्या है ना। तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है और इसके टूटने से ग्लूकोज बनता है। हमारे जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, एक पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो एक पोषक तत्व है ये, है ना। और इसके टूटने से ग्लूकोज बनता है। और हमारे कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिल करके कौन? ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे कोशिका से मिल करके हमें ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। तो हम लोग श्वसन को क्या कहते हैं? हम लोग एक
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस क्रिया से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका उपयोग कर हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करते हैं, पढ़ते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, इन सभी क्रियाओं को हम लोग करते हैं, है ना। अब हम लोग और आगे दूसरा देखते हैं। एक तो हम लोग तापमान बढ़ने वाला देखे थे, अब हम लोग दूसरा देखते हैं जिसमें तापमान घटता है ना। अब तक जो एग्जांपल देखे हैं उसमें तापमान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अब ऐसा देखते हैं जिसमें तापमान घट रहा है ना। यानी कि उस अभिक्रिया, जब वो अभिक्रिया होगी तो ठंडा महसूस होगा, है ना। देखिए कैसे, जैसे कार्बन को जब हम लोग सल्फर से अभिक्रिया कराते हैं, किससे, कार्बन को सल्फर, ये कार्बन है, सी से कार्बन और एच से सल्फर, हम लोग संकेत लिख रहे थे सी और एच। जब कार्बन को सल्फर से अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाई सल्फाइड, और यहाँ लिखते हम लोग माइनस उष्मा, यानी इसमें उष्मा देना पड़ेगा, इसमें उष्मा उत्पन्न नहीं होगा, इसको गर्म करना पड़ेगा, इसको उष्मा चाहिए। CH2 को क्या पढ़ते हैं, ये भी लिख दे हम, इसको पढ़ते हैं हम लोग कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड। CH2 को हम लोग पढ़ते हैं कार्बन डाई सल्फाइड। तो देख रहे हैं यहाँ पे उसमें हम लोग माइनस लिखे हैं, इसके ऊपर वाले में हम लोग क्या लिखे थे, प्लस लिखे थे, है ना। और भी एक एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन H2, है ना, आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, I2 आयोडीन, इसका लिख देते हैं आयोडीन, है ना। और ये तो हम लोग जानते ही है कि ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रोजन का अभिक्रिया कराते हैं आयोडीन से, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। और इसमें भी आपको उष्मा देना पड़ेगा, ये उष्मा अवशोषित करेगा, मतलब ये उष्मा को सोख लेगा, है ना। ये हमारा होगा हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना। एक और एग्जांपल हम लोग जो है देख लेते हैं, जिसमें हम लेते हैं N2, नाइट्रोजन को ले लेते हैं हम लोग, उसके बाद लेते हैं ऑक्सीजन O2, और ये जब दोनों अभिक्रिया कराता है तो NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसमें भी उष्मा देना पड़ रहा है तो माइनस उष्मा लिखेंगे। इसमें उष्मा उत्पन्न नहीं हो रहा, इसमें उष्मा उसको चाहिए, वो उष्मा को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, सोख रहा है ना। तो इसमें हम लोग उष्मा क्या लगाना पड़ेगा, है ना, इसलिए हम लोग इसमें उष्मा माइनस लिख रहे हैं। तो N2 का मतलब हम लोग लिखेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और ये तो ऑक्सीजन है, और ये इसको हम देखते हैं NO, है ना। तो इसको पढ़ेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक, नाइट्रिक ऑक्साइड। NO क्या पढ़ेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसमें भी हम लोग देख रहे थे कि उष्मा क्या हो रहा था, अवशोषित हो रहा था। इसके पहले वाले तीनों एग्जांपल में हम लोग देखे कि उष्मा क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा। तो इसमें भी एक लिख लेते हैं नोट, है ना। वो क्या होगा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें
ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा सोखने वाला ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब एक और देखते हैं हम लोग, पांचवा गुण को देखते हैं। ये हमारा हो गया। अब हम लोग पांचवें गुण को देखते हैं, है ना। जो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता यानी कि गुण को देख रहा है, प्रॉपर्टीज को जो देख रहा है, उसमें हमारा पांचवा है अब अवक्षेपण का बनना। अवक्षेपण का बनना, इंग्लिश में इसको कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट को हम लोग पीपी भी शॉर्टकट में कहते हैं, है ना। तो इस चीज को हम लोग ध्यान से समझेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट क्या होता है पहले ये समझिए, यानी कि अवक्षेप क्या होता है ना। पहले हम लोग ये समझते हैं अवक्षेप क्या होता है। तो देखिए, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। इसको लिख देते पहले। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है और विलयन से पृथक हो जाता है। और विलयन से पृथक पृथक का मतलब होगा अलग। पृथक यानी कि अलग हो जाता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं इस चीज को अच्छे से, है ना। तो अवक्षेपण एक ठोस पदार्थ है जब कोई दो पदार्थ मतलब जो द्रव रूप में होंगे, है ना, विलयन के रूप में होंगे, जब अभिक्रिया करते हैं तो उनके अभिक्रिया के कारण एक पदार्थ बनता है ठोस रूप में, जो कि बर्तन की पेंदी में बैठ जाता है नीचे की ओर, है ना। उसे ही हम लोग अवक्षेप कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में समझते हैं इस चीज को। सोडियम को लेते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेंगे, मतलब ये जलीय विलयन के रूप में रहेगा। और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का जब अभिक्रिया कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, इसको लिख लेते हैं सोडियम क्लोराइड कहेंगे इसको। सोडियम क्लोराइड। और ये हमारा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, क्या इसको पढ़ेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जब दोनों अभिक्रिया करता है तो AgCl इसको पढ़ते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड
और NaNO3 इसको कहते हैं सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, है ना। तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट मिलकर के सोडियम सिल्वर क्लोराइड का और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि अवक्षेपन क्या है, अवक्षेप क्या है। तो ये हम लोग जो देख रहे हैं सोडियम सिल्वर क्लोराइड, ये हमारा क्या है, अवक्षेप है, ये हमारा क्या है, अवक्षेप है। और ये भी याद रखेंगे ये जो अवक्षेप है इसका रंग जो होता है सफेद होता है। किस रंग का होता है ये, सफेद। यानी कि दही जैसा ये पदार्थ जो है, जब ये हम लोग सोडियम क्लोराइड के विलयन को लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को लेते हैं, दोनों के हम लोग किस चीज को ले रहे हैं, विलयन को ले रहे हैं। ध्यान रखेंगे दोनों किस चीज को ले रहे हैं, विलयन को ले रहे हैं। तो दोनों के जब विलयन को, सोडियम क्लोराइड के विलयन को और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा जो पदार्थ बनेगा यानी जो प्रतिफल बनेगा वो प्रतिफल पहला होगा सिल्वर क्लोराइड जो कि अवक्षेप होगा। और ये किस रंग का अवक्षेप होगा, सफेद रंग का। हम ये कह सकते हैं कि ये दही जैसा सफेद रंग का अवक्षेप बनेगा और आपका सोडियम नाइट्रेट का भी निर्माण होगा, है ना। एक और एग्जांपल जो हम लोग देख लेते हैं इससे पहले। आरिफ का क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हिंदी में वसा कहते हैं, फैट्स को हिंदी में वसा कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को श्वेत सार कहते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हमारा एग्जांपल है BaCl2 प्लस Na2SO4, Na2SO4, है ना। देखिए BaCl2 इसको पढ़ते क्या हम लोग, बेरियम क्लोराइड, बेरियम बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, सोडियम, Na से सोडियम होता है और SO4 क्या है, सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जब निर्माण करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। देखिए ये बेरियम सल्फेट जो हमारा, यही हमारा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और यहाँ हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट यहाँ पे अवक्षेप है ना। बेरियम सल्फेट क्या हमारा अवक्षेप है और ये भी किस रंग का होता है, तो ये इसका रंग भी लिख लीजिए, ये भी सफेद रंग का ही होता है। तो अब आप ये कहेंगे सर सभी का सभी अवक्षेप सफेद रंग का ही होता है, तो ऐसा भी नहीं है, अवक्षेप और भी रंग का होता है। जब हम आपको स्पेशली अवक्षेपन अभिक्रिया पढ़ाएंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे और भी दूसरे दूसरे रंग के अवक्षेप के बारे में, है ना। तो अवक्षेप जो होता है इसका हम लोग क्या गुण देख रहे हैं कि ये बर्तन की पेंदी में नीचे बैठ जा रहा है ना। तो जैसे गैस को हम लोग ऊपर की ओर तीर का चिन्ह लगाए थे, इसमें हम लोग तीर का चिन्ह नीचे की ओर लगाते हैं, है ना। इसमें तीर का चिन्ह किधर लगाते हैं, नीचे की ओर लगाते हैं। यहाँ सिल्वर क्लोराइड में भी हम लोग तीर का चिन्ह नीचे की ओर लगा सकते हैं। अगर ये तीर का चिन्ह अगर आप नीचे की ओर लगाते हैं तो ये इससे पता ये चलता है कि ये पदार्थ क्या है, अवक्षेप है ना। ये पदार्थ क्या है, अवक्षेप है। तो आज जो है हम लोग बस इतना ही पे अब क्लास को जो है स्टॉप कर रहे हैं, है ना। अब जो है फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है कल पढ़ेंगे। सब लोग को गुड नाइट। पहले एक सवाल ले लेते हैं आरिफ का। चलिए एक सवाल भी एक स्टूडेंट का है, उनका हम लोग देख रहे हैं, आरिफ, है ना। कि कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में क्या कहते हैं।
तो श्वेतसार कहते हैं, वसा फैट्स को कहते इसको कहते हैं श्वेत सार, है ना। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं श्वेत सार। वसा को अंग्रेजी में फैट्स कहते हैं, वसा को अंग्रेजी में फैट्स कहते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जो है गुड नाइट। आप लोग जो है फिर कल पढ़िएगा। और जो है हम लोगों को शुरू में थोड़ा सा सेटिंग करने में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो अब इससे हम लोग कोशिश करेंगे कि सेटिंग में दिक्कत नहीं हो। चलिए, आप लोग क्लास किए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट सभी लोगों को।